नमस्ते बच्चों, हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। चैप्टर 1 पूरा हमने रीड कर लिया था। अब हम करेंगे चैप्टर 2 का महासागर और महाद्वीप। इसके बारे में जानेंगे, महासागर और महाद्वीप के बारे में। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो महासागर क्या होते हैं? हमारे जो मतलब ओशंस होते हैं, हमारे जो वाटर बॉडीज का एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत बड़े महासागर भी होते हैं और महाद्वीप बोलते हैं, जहां पर आपको सिर्फ लैंड ही लैंड दिखाई दे, पृथ्वी पृथ्वी दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे? महाद्वीप। ठीक है। महासागर हमारे कितने होते हैं? 5। एंड महाद्वीप कितने होते हैं? 7। ओके। तो महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। ठीक है, यानी कि जो अगर मान लीजिए हमारी जो महासागर है वो किस पार्ट पे? 7/10, यानी कि 7% हमारे पे क्या है? यहाँ पे वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी है। महासागरों का जो हिस्सा है वो 7/10वां। इसकी श्वास यानी शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता। ये एक ऐसी ऐसी जगह है जहां पर कि क्या मानव है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। महासागर किस चीज का? प्रकृति का। हमारे जो महासागर है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? महासागरों से ही हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से ही हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो? यानी कि जैसे शुरुआत हमारी महासागर से हुई थी, वैसे ही इसका अंत भी ये किसी को नहीं पता कि क्या महासागर से ही इसका अंत होगा। ये जो हमारे विचार हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? जूल्स वर्न के द्वारा 1870 में। अब हमें यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं। महासागर महासागर एवं महाद्वीप क्या है? उनके नाम, उनका वितरण। महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ओके। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। अब देखो, ये हमें एक ये पिक्चर दी हुई है, चित्र 2.1 पे देखो। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। ये कहाँ से लिया गया है? ये दृश्य, ये पृथ्वी इस तरीके से दिखाई देती है अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष से ये दृश्य लिया गया है, फोटो ली गई है। ये ली किसने है? रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा। इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, यानी कि ये जो ये वाला एरिया देखोगे आप, ये क्या है? प्रशांत महासागर। बाईं ओर अफ्रीका, ये वाला एरिया क्या है हमारा? अफ्रीका। ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग, ये वाला जो एरिया हो जाता है हमारा, है ना, ये हमारा भारत। और ऊपर हो जाएगा एशिया। और नीचे की ओर ये क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका को दर्शाया गया है इसमें। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है उस चित्र के बारे में। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? कौन सा रंग दिखाई दे रहा है बताओ? निश्चित ही आपको नीला रंग दिखा होगा। जो ये नीला रंग है ना, वो हमारा क्या दिखाता है कि हमारी जो लैंड है, पृथ्वी है, उस पर क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। नीला रंग हमेशा पानी को दर्शाएगा। परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है, यानी कि जो ज्यादातर पृथ्वी पर क्या है? हमारे पानी। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, यानी कि मान लीजिए ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट किससे घिरे घिरे हुए हैं? पानी से, ये जल। और सिर्फ एक ये पार्ट ही ऐसा है जो किससे घिरा हुआ है? किससे घिरा हुआ है? लैंड से, यानी कि जिस पर जीवन संभव है, हम रहते हैं। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक
अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेह पूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा है। कौन सा ग्रह कहा है इसे? नीला ग्रह। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। यानी कि जितना भी ये ब्लू ब्लू ये पूरा दिख रहा है हमें नीले रंग का, ये सब क्या है? हमारा महासागर। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य भाग भूरा भी दिखाई देगा। ठीक है, यह भूमि का रंग है। भूरे रंग से जो दिखाई दे रहा है वो कौन किस चीज का रंग है? भूमि के लिए, यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए, जो ग्लोब के लगभग एक चौथाई भाग पर फैला हुआ है। अब ये जो ग्लोब पर फैला हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे मैंने तुम्हें ये दिखाया यहाँ पे 1/4 में, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर एक, ये नहीं है कि एक तरफ ही हमारा क्या है? भूमि है, भूखंड है। नहीं, कहीं पर पानी है, कहीं पर लैंड है, कहीं पर वाटर है, कहीं पर लैंड पृथ्वी है। एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहा जाता है? भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को। और भूखंड किसे कहेंगे? जो ग्लोब के लगभग एक चौथाई भाग पर फैला हुआ है। भूमि के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है महासागर किसे कहेंगे? ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जलवायु के कारण पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे और मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। अब ये हमें एक बॉक्स दे रखा है, ध्यान रखें, ये हमारा लोगो है। ठीक है, ये वाला भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह, ये भारतीय नौसेना का लोगो है, एक प्रतीक चिन्ह है। इसमें एक वाक्य दे रखा है यहाँ पर, ये देखो, शम नो वरुण है, लिखा हुआ ना, शम नो वरुण है, जिसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश और जल संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। इसमें ये क्यों लिखा है शम नो वरुण है? क्योंकि आकाश, महासागर और जल, इनके देवता किसको माना जाता है? वरुण को ही माना जाता है। पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण किस तरीके से होता है? जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। अगर हम ये देखेंगे कि हमने, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इसमें जो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनमें ये समान रूप से बटा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये हमें एक पिक्चर दे रखी है चित्र 2.2 में। देखो, ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा उत्तरी ध्रुव का चित्र दे रखा है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। प्रत्येक, आइए पता लगाएं, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि हम जो दोनों ध्रुवों से मिलती हैं रेखाएं, इनको क्या कहते हैं? आपने इसमें लिखा हुआ भी है, आपने इनके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा था, परंतु यहाँ इन्हें अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। किस गोलार्ध में अधिक जल है? देखो, हमने पढ़ा था कि जो ये रेखाएं होती हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है, और यहां से एक ये जाती है, ये हमारी क्या होती है? देशांतर होती है, मुख्य याम्योत्तर। ठीक है, तो यही यही इसी बारे में पूछ रहा है कि ये रेखाएं कौन कौन सी होती है। अब ये नॉर्थ से साउथ पोल पे मिलती है भूमध्य, ये मुख्य याम्योत्तर, और जो ये भूमध्य रेखा यहाँ से क्या बनता जाता है? ये वृत्त, और ऊपर जाते जाते ये वृत्त छोटा होता जाता है। किस गोलार्ध में अधिक जल है? अब तुम देखो, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है
दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तुम्हें किसमें सबसे ज्यादा जल दिखाई दे रहा है? इसमें, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ज्यादा जल है। दक्षिणी ध्रुव। आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। आपको मतलब ये सिर्फ फ्लैट करना है, मानना है कि आपको एक ये इधर दो पिक्चर दे रखी है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें आपको कितना दिख रहा है कि कितना हमारा लैंड और कितना वाटर है, और इसमें कितना वाटर है और कितना लैंड है, यानी कि कितनी पृथ्वी दिखाई दे रही, कितना भूभाग दिखाई दे रहा है और कितना पानी। ठीक है। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? क्या आपको ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। ये देखो, यहाँ पे हमारा बीच में लैंड आ गया, फिर यहाँ वाटर है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे है, इसमें भी देखो यहाँ पर क्या है, ये भूमि, यहाँ पे ये वाटर है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए ये नहीं है, इनके बीच में विभाजन है। ये देखो, ये है हमारे समुद्री जीव, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। जैसे आप देखते हो ना, फ्लावर्स होते हैं, फूल पत्ती ये सब चीजें, तो ऐसे ही समुद्र में भी जीव थे पहले, और सबसे पहले यही आए थे, है ना। जब महासागरों का विकास हुआ तो तब यही प्रवाल भित्ति सबसे पहले इनका उत्पन्न होना शुरू हुआ था। उसके बाद समुद्री एनीमोन पर तारामीन, ये देखो, ये लग रही है ना ऐसे जैसे स्टार फिश होती है ना, ये। फिर ये समुद्री जीव हैं, ये समुद्री एनेमोन पर तारामीन, स्पर्म व्हेल, माँ और शिशु, ये देखो, ये इसकी माँ और ये इसका शिशु बच्चा, ये शार्क है, ये डॉल्फिन। उष्ण कटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति, देखो सतह पर क्या है, ये मछलियां तैर रही हैं, और सतह पर क्या है, ये देखो, ये हमारी प्रवाल भित्ति, ये शैवाल है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, जैसे आप किसी भी नदी में गए होंगे, रिवर पे गए होंगे, आपने देखा होगा पानी के नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन सी, जिसे हम काई भी बोलते हैं, तो वो इस तरीके के शैवाल होते हैं ना। ये एम्परर पेंगुइन, बोनियर समुद्र टर्टल, ये हमारे क्या है, सारे समुद्री जीव। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है, यानी कि ये जो जल है ना महासागरों का, ये बहुत खारा, बहुत लवणीय, मतलब नमक है इसमें, और ये हमारे पीने योग्य नहीं है, एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल, यानी कि जो पीने का जल है, वो पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यह हमें किससे मिलता है? ग्लेशियर से, नदियों से, झील, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। अच्छा, ग्लेशियर क्या होते हैं? आपने देखा होगा माउंटेन्स पे बर्फ जमा हो जाती है ना, तो वही हमारे क्या होते हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ, वहाँ बहुत बर्फ जमा हुई होती है, उन्हें ही हम क्या, वो कहाँ से, ग्लेशियर्स ही पिघलते रहते हैं वहां से। आइए विचार करें, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी और जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? जल संरक्षण के कौन कौन से, हमें इसके बारे में, ये आपको होमवर्क में करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी हमें जल की मात्रा है और जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? हमारा जल बहुत सारा खराब भी हो रहा है ना, नदियों, क्योंकि हमें हमें जो पीने योग्य पानी मिलता है वो नदियों, झीलों, इन्हीं का ही पानी होता है वो। और वो कैसे, फैक्ट्रियों का गंदा कूड़ा कबाड़ा, कोई कपड़े धो रहा है वहां जाके, कोई गंदगी फैला रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो जल प्रदूषित हो रहा है। अब सेकंड क्या है, जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं, यानी कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए, पानी को सेव करने के लिए। इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगर एवं नगरों में होते देखा है? तो आपको ये एक तरह से एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो मैं ये खुद रेडी करना है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे घर में हम कैसे पानी की बचत कर सकते हैं, जैसे हम टूथब्रश करते हैं, उस टाइम अपने टैप को बंद करके रखो, है ना, और
गांव उपनगर में जैसे मान लीजिए बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा करके एक टैंक बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, वो पानी भी हमारा अच्छा होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद महासागर, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये करने की कोशिश करेंगे, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।